हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लुसेंट सामान्य ज्ञान और ये लेक्चर नंबर 30 होगा, जिसमें मुग़ल साम्राज्य के बाबर और हुमायूं के बारे में कंप्लीट हम यहाँ पर देखेंगे। बाबर का इतिहास और हुमायूं का इतिहास। तो आज के इस वीडियो में हम ये सभी कंप्लीट करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। लास्ट वीडियो में हमने सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन को कंप्लीट किया था। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर के आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो आज का यह वीडियो मुग़ल साम्राज्य के बाबर और हुमायूं का इतिहास हम यहां पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मुग़ल साम्राज्य का थोड़ा सा इतिहास हम जान लेते हैं, उसके बाद मध्यकालीन मुग़ल बादशाह और उत्तरवर्ती मुग़ल बादशाह के बारे में जानेंगे और फिर एक एक करके उन सभी को हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना होगा कि बरलाज तुर्क या फिर सुन्नी किसे कहा जाता था। तो बरलाज तुर्क किसे कहते थे? बरलाज तुर्क भी हम मुग़लों को ही कहते थे, और तुर्क या फिर सुन्नी ये जो थे ये मुसलमान थे जो कि मुग़ल कहलाए। मुग़ल साम्राज्य में शासकों को क्या कहा जाता था? तो यहाँ पर याद रखिएगा, बादशाह कहा जाता था। आपको ध्यान होगा कि जब हमने दिल्ली सल्तनत को पढ़ा तो दिल्ली सल्तनत में शासकों को हम क्या बोलते थे? हम बोलते थे सुल्तान। तो दिल्ली सल्तनत में शासकों को हमने सुल्तान बोला था। इसी तरीके से मुग़ल साम्राज्य में जितने भी शासक होंगे उनको क्या बोला जाएगा? उनको बादशाह बोला जाएगा, याद रखें। इसके बाद मुग़लों को उज़्बेक क्यों कहा गया? देखिए, मुग़लों को बहुत ज़्यादा नामों से जाना जाता है, जैसे बरलाज तुर्क, तुर्क या सुन्नी, उज़्बेक, मिर्ज़ा, और आगे भी जो हैं उनके कई नाम हैं जो हम यहाँ पर एक एक करके पढ़ने वाले हैं, जैसे तैमूरी, मंगोल। ये सभी नाम जो हैं किनके हैं? मुग़लों के हैं। तो देखिएगा, जो उज़्बेक कहा जाता था, तो मुग़लों को उज़्बेक क्यों कहा जाता था? तो इसको आपको याद रखना है। जो मुग़लों के पूर्वज थे, जो मुग़लों के पूर्वज थे वो कहाँ के थे? उज़्बेकिस्तान के थे। मुग़लों के पूर्वज जो थे वो उज़्बेकिस्तान के थे, इसीलिए मुग़लों को उज़्बेक भी कहा गया। और मुग़लों का दूसरा नाम है मिर्ज़ा। इनको मिर्ज़ा क्यों कहा गया? तो मिर्ज़ा इसलिए कहा गया क्योंकि बाबर के जो पिता थे उनका नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। क्या नाम था? उमर शेख मिर्ज़ा। और इसीलिए बाबर के जो पिता थे उमर शेख मिर्ज़ा, उन्हीं के नाम से जो उनका सरनेम था मिर्ज़ा, इसीलिए मुग़लों को मिर्ज़ा कहा गया। क्योंकि मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर था, और उसी के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था, इसीलिए मुग़लों को मिर्ज़ा भी कहा जाता है। तो उज़्बेक, मिर्ज़ा, बरलाज तुर्क, ये सभी किसके नाम हैं? ये नाम हैं मुग़लों के। इसके बाद जब मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई तो वह किसने की थी? तो मुग़ल वंश का संस्थापक कौन? बाबर। और बाबर के पिता का नाम हमने बताया उमर शेख मिर्ज़ा। और उमर शेख मिर्ज़ा कौन था? ये फरगाना राज्य का शासक था, यानी कि फरगाना जो है एक छोटा राज्य था, उस पर ये राज किया करता था। और मुग़लों को जो है एक नाम से और जाना जाता है, तैमूरी। तो मुग़लों को तैमूरी क्यों कहा जाता है? तो बाबर के पिता जो थे तैमूरलंग की 5वीं पीढ़ी से थे, यानी कि तैमूरलंग हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ था, उनकी 5वीं पीढ़ी से संबंधित थे बाबर के पिता, जिनका नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। तो इसीलिए मुग़लों को तैमूरी भी कहा जाता है। इसको आप याद रखेंगे। अब आपको याद रखना है कि तैमूरलंग ने आक्रमण भारत पर कब किया था? तो 1398 ईस्वी में तैमूरलंग ने आक्रमण किया भारत पर। मुग़लों को एक नाम से और जाना जाता है जिसको बोला जाता है मंगोल। तो मुग़लों को मंगोल क्यों कहा जाता है? तो इसके पीछे का आप जो है रीज़न जान लीजिए। इल्तुतमिश के शासनकाल में आपने पढ़ा होगा चंगेज़ खान। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज़ खान था, और चंगेज़ खान की 15वीं पीढ़ी से
संबंधित थी बाबर की माता, और बाबर की माता का नाम आप याद रखेंगे कुतलुग निगार। क्या नाम था? कुतलुग निगार। और कुतलुग निगार चंगेज़ खां की 15वीं पीढ़ी थी। और चंगेज़ खां कौन था? मंगोलों का राजा था, इसीलिए मुगलों को मंगोल भी कहा जाता है। ठीक है, आपको पता चला बरलाज तुर्क, तुर्क या फिर सुन्नी मुसलमान कौन थे? उज़्बेक, मिर्ज़ा, तैमूरी और मंगोल। ये सभी किसके नाम है? ये नाम है मुगलों के, आपको याद रखने हैं। इसके बाद जो मुग़ल साम्राज्य है वो हम दो तरह से पढ़ेंगे। पहला है मध्यकालीन मुग़ल भारत। तो मध्यकालीन मुग़ल शासक ये हम पढ़ने वाले हैं, और दूसरे हम आगे पढ़ेंगे उत्तरवर्ती मुग़ल बादशाह। ठीक है, मध्यकालीन मुग़ल बादशाह और उत्तरवर्ती मुग़ल बादशाह। मध्यकालीन मुग़ल बादशाह में हम पढ़ेंगे 6 बादशाहों को, और उत्तरवर्ती मुग़ल बादशाह कितने हैं? याद रखिए, संख्या में 11 हैं। इसके बाद हम उनको नाम से जान लेते हैं कौन कौन है। मध्यकालीन मुग़ल बादशाह में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं बाबर को, जो कि मुग़ल वंश का संस्थापक है। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं हुमायूं, और साथ ही साथ इनके शासनकाल को याद रखिएगा। बाबर का शासनकाल रहा 1526 से 1530 ईस्वी तक, और हुमायूं का शासनकाल रहा 1530 से और 1556 ईस्वी तक। यानी कि इनका शासन 2 बार आया। पहले तो हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1540 तक आया, उसके बाद 1545 से 1556 तक आया। लेकिन बीच में ऐसे कौन आए जिनका टाइम पीरियड जुड़ता है? तो वो है शेर शाह। शेर शाह सूरी 1540 से 1545 तक 5 साल तक जो है यहाँ पर राज किए। तो इसलिए इनका जो बीच का 5 साल का टाइम पीरियड है वो शेर शाह सूरी को जाता है। तीसरे नंबर के मुग़ल बादशाह हैं अकबर, और अकबर जो है 1556 से 1605 ईस्वी तक गद्दी पर रहे। उसके बाद चौथे नंबर पर आते हैं जहांगीर, और जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक चला। अब आगे बात आती है शाहजहां की, जो कि 5वें नंबर के मुग़ल बादशाह हैं। 1627 से 1657 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। और बात करते हैं लास्ट में 6ठे नंबर का जो बादशाह हैं वो है औरंगजेब, जिनका शासनकाल 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक रहा था। तो यहाँ पर हम जो है इनके एक एक करके बात करने वाले हैं। जो भी आपके मध्यकालीन मुग़ल बादशाह हैं सभी को हम कंप्लीट करेंगे एक एक करके, और सभी का इतिहास जानेंगे। इनके जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को वीडियो के अंदर देखेंगे। और उत्तरवर्ती मुग़ल बादशाह की संख्या याद रखिए, हमने अभी बताई थी 11 है। उन 11 को हम जान लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे बहादुर शाह प्रथम, शासनकाल है 1707 से 1712। जहांगीर शाह 1712 से 1713। फ़र्रुख होशियार का शासनकाल है 1713-1719। रफ़ी उद दरजात 1719 में ही इनका शासनकाल ख़त्म हुआ। रफ़ी उद दौला 1719 में ही इनका शासनकाल रहा। और मोहम्मद शाह 1719 से 1748 तक इनका शासनकाल चला। अहमद शाह की बात करें तो 48 से 1754 तक इनका शासनकाल है। और 8वें नंबर पर आते हैं आलमगीर 1754 और 1759। शाह आलम द्वितीय इनका शासनकाल रहा 1759 से 1806 में। अकबर द्वितीय इनका शासनकाल रहा 1806 से 1837। और 11वें नंबर पर जो आते हैं बहादुर शाह जफ़र द्वितीय 1837 से 1857 तक इनका शासनकाल रहा। तो ये 11 उत्तरवर्ती मुग़ल बादशाह हैं और 6 हैं मध्यकालीन मुग़ल बादशाह। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन मुग़ल बादशाह, और उसमें पहला शासक कौन है? बाबर।
ठीक है, यानी कि मध्यकालीन मुगल बादशाह में पहला बादशाह कौन पढ़ने वाले हैं? बाबर को। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन याद रखना है कि जन्म कब हुआ था। तो बाबर का जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में और इनके पिता का नाम आप जानते हैं उमर शेख मिर्जा और माता का नाम कुतलुग निगार। इन दोनों को आपको याद रखना है। इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है कि जो बाबर के पिता हैं वो कौन थे? तो बाबर के पिता एक फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे और यहाँ पर जब बाबर 11 वर्ष का था तो 11 वर्ष की आयु में ही फरगाना की गद्दी पर ये बैठा था। मतलब 1483 में इसका जन्म हुआ, 11 वर्ष अगर हम ऐड करें तो 1494 बैठते हैं। तो 1494 वर्ष की आयु में ही ये जो है फरगाना की गद्दी पर बैठा, जिस पर इसके पिता राज करते थे। अब देखिएगा बाबर ने गद्दी पर बैठने के बाद क्या किया। 1507 ईस्वी तक जब इसका शासनकाल गया तो बादशाह की उपाधि इसने धारण कर ली। अब बादशाह की उपाधि इसको क्यों मिली? क्योंकि इसने क्या किया था, 1507 ईस्वी में काबुल पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो काबुल पर जब इसने विजय प्राप्त की तो इसको एक उपाधि मिली बादशाह। तो बादशाह की उपाधि इसने धारण की। और एक और याद रखिएगा, बादशाह की जो उदारता थी, क्योंकि ये गरीबों की मदद करता था, इसीलिए इसकी उपाधि एक पड़ी, कौन सी? कलंदर। तो बादशाह यानी कि बाबर की दो उपाधि, पहली बादशाह, दूसरी कलंदर, ये दो उपाधि थी। कलंदर उपाधि क्यों इसको मिली? क्योंकि ये बहुत ही उदार हृदय का था। दूसरा, बादशाह उपाधि इसको क्यों मिली? क्योंकि इसने काबुल पर जब विजय प्राप्त की 1507 ईस्वी में, तो तब इसको एक उपाधि दी गई जिसका नाम था बादशाह। इसके बाद बाबर के बारे में अगर बात करें तो बाबर के 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र था हुमायूं, जो बाबर के बाद गद्दी पर बैठेगा। दूसरा कामरान, तीसरा अक्सारी और चौथा इसका पुत्र था हिंदाल। ये 4 पुत्र जो हैं बाबर के हुए थे। और याद रखें, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो बाबर ने भारत पर आक्रमण किया कुल 5 बार। 5 बार बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और सबसे पहला आक्रमण भारत के विरुद्ध इसने 1519 ईस्वी में किया था। और 1519 ईस्वी में जब इसने भारत पर आक्रमण किया तो किसके विरुद्ध किया था? तो यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध इसने जो है पहला भारत पर आक्रमण किया 1519 ईस्वी में। तो याद रखिए, बाबर के कुल आक्रमण भारत पर कितने थे? 5। पहला आक्रमण किसके विरुद्ध? यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध किया 1519 ईस्वी में। इस आक्रमण में क्या हुआ? इस आक्रमण में इसने बाजौर और भेरा को जीतकर अपने अधीन कर लिया था। अब इसके बाद एक युद्ध बाबर ने लड़ा जिसका नाम था पानीपत का युद्ध। पानीपत कहाँ पड़ता है दोस्तों? आप सभी जानते हैं, पानीपत हरियाणा में पड़ता है। जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ तो वो किस किस के बीच हुआ और कब हुआ, ये क्वेश्चन बन जाता है। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया और ये लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। तो क्वेश्चन कैसे बनता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई। किसकी विजय हुई थी? बाबर की विजय हुई, इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। इसके बाद पहली बार इस युद्ध में तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया गया। तो याद रखिएगा कि पहली बार तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किस युद्ध में हुआ? तो पहली बार तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग जो हुआ था वो हुआ था पानीपत के प्रथम युद्ध में। और किसने किया था? बाबर ने किया था इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। और दूसरा पॉइंट है कि पहली बार तोपखाने का युद्ध में प्रयोग
कब हुआ था? तो पहली बार तोपखाने का युद्ध में प्रयोग 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किया और किसके विरुद्ध किया था? इब्राहिम लोदी के विरुद्ध किया था। अब जब यहाँ पर तोप चलाई गई तो तोप चलाने के लिए बाबर के पास दो निशानेबाज थे। तो दो निशानेबाज बाबर की सेना में कौन थे? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। इनका निशाना ऐसा था कि इनका निशाना कभी चूकता नहीं था। तो यहाँ पर ये बाबर की सेना में थे जिन्होंने तोप को जो है अच्छे तरीके से वहाँ पर चलाया था। और याद रखें, काबुली बाग मस्जिद जो है वो किसने बनवाई? वो बनवाई थी बाबर ने। और काबुली बाग मस्जिद बनवाई बाबर ने, लेकिन कहाँ पर? ये बनवाई थी हरियाणा में। तो यहाँ से बाबर के लिए कुछ इतने ज़्यादा पॉइंट आपको मिल गए कि आप जो है अच्छे से याद रखेंगे। पहला, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर की विजय हुई। पहली बार जो है तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग बाबर ने पानीपत युद्ध में किया। और पहली बार तोपखाने का युद्ध में प्रयोग बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध किया था। इसकी सेना में दो निशानेबाज थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। और काबुली मस्जिद का निर्माण भी बाबर ने ही कराया था। कहाँ पर? हरियाणा में। यहाँ तक आपको याद हो गया होगा। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में आपको अच्छी तरह से पता चल गया। उसके बाद आता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो है एक ऐसा युद्ध है जो कि धर्म युद्ध कहलाया। इसको आप याद रखेंगे, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि धर्म युद्ध कौन सा युद्ध कहलाया? तो खानवा का युद्ध जो है धर्म युद्ध कहलाया। और ये जो है पानीपत के प्रथम युद्ध के पहले 1 साल बाद ही ये युद्ध हुआ 1527 ईस्वी में। और ये युद्ध किसके बीच हुआ? राणा सांगा और बाबर के बीच में ये युद्ध हुआ। राणा सांगा और बाबर का युद्ध। राणा सांगा के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ा था। वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाकर के आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर जब खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, कब? 1527 ईस्वी में। तो उसमें बाबर की विजय हुई। और याद रखिए, यही युद्ध जो है धर्म युद्ध कहलाया। यही युद्ध का क्या कहलाया? धर्म युद्ध कहलाया। और खानवा युद्ध विजय के बाद बाबर की उपाधि एक और बढ़ गई जिसका नाम था गाजी। तो याद रखिएगा कि गाजी जो उपाधि है वो किसकी है? वो है बाबर की। और ये उपाधि इसको कब मिली? जब इसने खानवा के युद्ध पर राणा सांगा के विरुद्ध विजय प्राप्त की, तो इसको एक उपाधि मिली जिसका नाम था गाजी। अब खानवा के युद्ध के बाद उसके 1 साल तुरंत बाद चंदेरी का युद्ध हुआ। और चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में किस किस के बीच हुआ? मेदिनी राय और बाबर के बीच ये युद्ध हुआ। मेदिनी राय और बाबर के बीच जब ये युद्ध हुआ तो बाबर की इसमें फिर से विजय हुई। और बाबर की विजय हुई तो इसके बाद मेदिनी राय ने क्या किया? मेदिनी राय की 2 पुत्रियां थी जिसका विवाह हुमायूं और कामराज जो कि बाबर के पुत्र थे उन दोनों से हो जाता है। यानी मेदिनी राय जब बाबर से हार जाता है तो अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह हुमायूं और कामराज से कर देता है जो कि बाबर के ही पुत्र थे। इसके बाद चंदेरी के युद्ध के बाद एक युद्ध और लड़ा, घाघरा का युद्ध। देखिए, ये बाबर जो है हर साल जो है एक युद्ध लड़ता था, अपने राज्य को बढ़ाता था। तो 1529 ईस्वी में इसने एक युद्ध और लड़ा जो घाघरा का युद्ध कहलाया। और घाघरा का युद्ध जो है ये नाव पर लड़ा गया था। नाव पर लड़ने के कारण ही इसका नाम पड़ा घाघरा युद्ध, क्योंकि घाघरा नदी के किनारे पर ये लड़ा गया, यानी कि घाघरा नदी में नाव पर। अब देखिएगा, घाघरा का युद्ध जो है वो किस किस के बीच? बाबर और अफगानों के बीच हुआ। और बाबर अफगानों के बीच ये युद्ध जब हुआ 1529 में, तो इसमें विजय जो हुई वो परिणाम निकला बाबर की विजय का। अब देखिएगा, ये युद्ध बाबर ने लड़े। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि बाबर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो बाबर की मृत्यु कुल 48 वर्ष की आयु में
1530 ईस्वी में हो गई थी, जो आगरा में हुई। और याद रखिए कि बाबर की मृत्यु आगरा में हुई, लेकिन इसका जो मकबरा है वो कहाँ पर है? इसका मकबरा है काबुल में। कहाँ पर? काबुल में। और काबुल में ही जो काबुल को जो है जीता था किसने? बाबर ने। और काबुल को बाबर ने कब जीता था? मात्र 1507 ईस्वी में। 1507 ईस्वी में इसने बाबर ने जो है काबुल को जीता था, और इसी वजह से इसकी उपाधि पड़ी थी बादशाह। तो इसका मकबरा भी कहाँ पर है? इसका मकबरा कहाँ? काबुल में। बाबर ने अपनी आत्मकथा जो है लिखी बाबरनामा पुस्तक में। तो याद रखिए बाबर की आत्मकथा किस पुस्तक में है? तो बाबर की आत्मकथा पुस्तक का नाम है बाबरनामा। और बाबरनामा पुस्तक का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा पुस्तक को फारसी में अनुवाद किया था। इसके बाद बाबरनामा पुस्तक को अंग्रेजी में अनुवाद करने वाली कौन थी? मैडम वेब्रिज। मैडम वेब्रिज जो हैं वो वे महिला हैं जिन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया था बाबरनामा पुस्तक का, क्योंकि बाबरनामा पुस्तक जो है वो तुर्की भाषा में लिखी हुई थी। और बाबरनामा पुस्तक का जब अनुवाद किया फारसी में अब्दुल रहीम खान खाना ने, और अंग्रेजी में अनुवाद किया था मैडम वेब्रिज ने। अब याद रखिएगा मुबैयान नामक पदशैली का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो मुबैयान नामक पदशैली का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, इसलिए इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट करके रट लीजिएगा कि मुबैयान नामक पदशैली का जन्मदाता कौन है? बाबर है। और बाबर के बाद जो है गद्दी पर कौन बैठा? बाबर के बाद जो है गद्दी पर बैठा उसका पुत्र, जिसका नाम था हुमायूं। क्या नाम था? हुमायूं। तो आई होप कि बाबर के बारे में आपने पूरा इतिहास पढ़ लिया, और इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चन आपके सामने हैं। इसके बाद हम इसी के जो बड़ा बेटा है उसका शासनकाल पढ़ेंगे, तो नाम है हुमायूं, जो बाबर की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा। तो बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1530 में, और 1530 में ही ये जो गद्दी पर बैठा। तो याद रखिए सबसे पहला क्वेश्चन, हुमायूं का पूरा नाम क्या था? हुमायूं का पूरा नाम था नसीरुद्दीन हुमायूं। क्या नाम था? नसीरुद्दीन हुमायूं। ये सिंहासन पर कब बैठा? बाबर की मृत्यु के बाद 1530 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा। और गद्दी पर बैठने से पहले ये कौन था? तो गद्दी पर बैठने से पहले बदख्शां का ये सूबेदार हुआ करता था। एक बदख्शां जो है एक जगह थी, एक नगर था, उसका ये सूबेदार हुआ करता था जब ये गद्दी पर नहीं बैठा था। एक बात और याद रखिएगा, हुमायूं ने एक नगर की स्थापना भी की थी जिसका नाम था दीन पनाह शहर। दीन पनाह शहर या फिर दीन पनाह नगर जो है किसकी स्थापना है? तो याद रखिए हुमायूं की। हुमायूं के द्वारा दीन पनाह नामक शहर की स्थापना की गई, और एक युद्ध इसने लड़ा जिसका नाम था चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध जो है कब और किसके बीच हुआ? ये क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में मिलता है। तो 1539 ईस्वी में शेर खां और हुमायूं के बीच, शेर खां और हुमायूं के बीच जो है ये युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। 1539 ईस्वी में जब ये युद्ध लड़ा गया जिसका नाम था चौसा का युद्ध, इसमें विजय किसकी होती है? शेर खान की विजय होती है। और शेर खान की विजय के बाद इसने आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया, जो कि हुमायूं का शासनकाल था। हुमायूं के शासनकाल में जो आगरा और दिल्ली पर कब्जा हुआ करता था हुमायूं का, तो उसमें चौसा के युद्ध में शेर खान से हार जाने के बाद हुमायूं जो है यहाँ से भाग गया, और हुमायूं के शासनकाल में दिल्ली और आगरा था उस पर किसका कब्जा हो गया? उस पर कब्जा हो गया शेर खान का। ठीक है, तो यहाँ पर
हुमायूं की ये बात आती है। इसके बाद बिलग्राम कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम बोलें या फिर कन्नौज का युद्ध बोलें, अगले साल फिर से 1540 में एक युद्ध हुआ। किस किस के बीच? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच जो है फिर से ये युद्ध हुआ। तो इसमें जो है शेरशाह सूरी की विजय हुई, और शेरशाह सूरी की जब विजय हुई तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, शेरशाह सूरी की विजय होने पर ये हुमायूं फिर से पराजित हो गया और यहाँ से जो है फिर ये नहीं वापस आया। इसीलिए 1540 ईस्वी के बाद किसका शासन आता है? शेरशाह सूरी का शासन आता है। हमने कहा था कि 1540 से 1545 तक जो है शासन किसका आएगा? शेरशाह का आएगा। और फिर 1555 तक किसका शासन चलेगा? वो चलेगा फिर से हुमायूं का। तो अब क्या होता है, हुमायूं जो है यहाँ से भागकर चला जाता है, और यहाँ से भागकर जाने के बाद ये जो है विवाह करता है। तो किससे विवाह करता है? हमीदा बानो बेगम से विवाह करता है। और हमीदा बानो बेगम से विवाह कब करता है? 1541 ईस्वी में। अब देखिए, हमीदा बानो बेगम जो थी वो किसकी पुत्री थी? वो पुत्री थी अकबर जामी की। किसकी पुत्री? अकबर जामी की पुत्री थी। इसके बाद अकबर जो है वो किसका पुत्र था? यानी कि अकबर जामी की पुत्री कौन थी? हमीदा बानो। और हमीदा बानो और हुमायूं जो है इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा अकबर। ठीक है, तो अकबर जामी जो थे वो किसके पिता? हमीदा बानो बेगम के। और हमीदा बानो बेगम का एक पुत्र जिसका नाम रखा अकबर। तो अकबर जो है हुमायूं और हमीदा बानो बेगम का पुत्र था, और इसका जन्म जो है कब हुआ था? 1542, यानी कि इनके विवाह के एक साल बाद इसका जन्म हुआ 1542 को। कहाँ पर हुआ था? अमरकोट में इसका जन्म हुआ था। तो आप याद रखेंगे कि अकबर का जन्म कब हुआ? 1542। कहाँ पर हुआ? अमरकोट में। अब आपको जो है इसको फिर से देखना है कि मछीवाड़ा का एक युद्ध हुआ जो कि 1555 में लड़ा गया। और 1555 में जब ये लड़ा गया तो हुमायूं और महमूद लोदी का जो है एक युद्ध हुआ फिर से, जो कि महमूद लोदी और हुमायूं के बीच हुआ था। और महमूद लोदी और हुमायूं के बीच जब ये युद्ध हुआ तो ये हुमायूं की विजय का युद्ध था। इसके बाद उसी ईयर में 1555 में सरहिंद का युद्ध भी हुआ। सरहिंद का युद्ध हुआ हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच में। और सिकंदर सूर जो है वो सूर वंश का राजा था, जहां से सूर वंश फिर से समाप्त हो जाता है और दिल्ली की गद्दी पर पुनः हुमायूं का राज हो जाता है। मतलब दो युद्ध हुए। मछीवाड़ा का युद्ध किसके बीच हुआ? हुमायूं और महमूद लोदी के बीच, जिसमें हुमायूं की विजय हुई 1555 में। उसके बाद 1555 में ही सरहिंद का युद्ध हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच लड़ा गया, जिसमें हुमायूं की विजय हुई और हुमायूं जीत करके फिर से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और हुमायूं की मृत्यु की बात करें तो 1556 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। 1556 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन कारण क्या था? कैसे इसकी मृत्यु हुई? क्या किसी ने इसको मारा था? क्या किसी ने युद्ध में इसको हराया था? नहीं। इसका जो मृत्यु काल है वो कहाँ का माना जाता है कि एक लाइब्रेरी थी जिसका नाम था दीन पन्हा भवन। दीन पन्हा भवन में एक लाइब्रेरी थी जो एक सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बनी हुई थी, तो उस पर से ये गिर गया था। अब जब हुमायूं उन सीढ़ियों पर से गिर गया तो इसकी जो है उस सीढ़ियों पर से गिरने के कारण मृत्यु हो गई। कब? 1556 ईस्वी में। तो याद रखिए, दीन पन्हा भवन में जो लाइब्रेरी थी उसकी सीढ़ियों पर से गिर करके हुमायूं की मृत्यु हुई थी। हुमायूं नामा एक पुस्तक है जिसकी रचना गुलबदन बेगम ने की थी। तो याद रखिएगा, हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने की। एक पॉइंट आपको याद रखना है कि हुमायूं जो है ज्योतिष में विश्वास करता था।
हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। हुमायूं के बाद हम पढ़ने वाले हैं 1540 से 1545 तक जो शेर शाह सूरी का शासनकाल चला। तो संस्थापक जो है शेर शाह सूरी थे। शेर शाह वंश के संस्थापक कौन? शेर शाह सूरी। और इनका जन्म 1472 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? बजवाड़ा में, जो अब होशियारपुर कहलाता है। वर्तमान में क्या है? होशियारपुर। शेर शाह सूरी का जो बचपन का नाम था वो है फरीद खान। क्या नाम था? फरीद खान। और इनके पिता हसन खान थे। अब जब इनका बचपन का नाम फरीद खान था तो इनका नाम जो है शेर शाह सूरी क्यों पड़ा? शेर शाह सूरी क्यों पड़ा? या फिर हम बोल सकते हैं कि इनकी एक उपाधि थी जिसका नाम था शेर खान। क्या नाम था? शेर खान। और शेर खान उपाधि क्यों मिली? शेर खान उपाधि इसलिए मिली क्योंकि शेर शाह सूरी ने यानी कि फरीद खान ने क्या किया कि एक शेर को तलवार के एक ही वार में मार दिया था। शेर शाह सूरी जो थे उनका बचपन का नाम फरीद खान, और फरीद खान ने क्या किया कि इन्होंने एक ही वार में, एक ही तलवार के वार में शेर को मार दिया था, और उसी के चलते इनको उपाधि मिली शेर खान। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे शेर शाह सूरी का संपूर्ण इतिहास, और इसके बाद शेर शाह सूरी के बाद जो है हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों अकबर और जहांगीर को। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट बादशाहों की।